तो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड लेक्चर है फॉरेन एक्सचेंज का, जिसमें आज हम मैनेज फ्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैनेज फ्लोटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केट, थोड़े बहुत टॉपिक और चैप्टर आज खत्म करने वाले हैं हम। ठीक है जी। सो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग, या इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। दिस इज डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग दोनों सेम ही मीनिंग है। समझ लेते हैं मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है। देखो हम अब तक इस चैप्टर में ये बात समझ चुके हैं कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन किया जाता है वो बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किया जाता है। जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बराबर होती है, वो रेट मार्केट में चलता है। बट अगर हमारी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक चाहे तो इस रेट को, जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, उसको भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक रेट ऑफ एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो उसी को मैनेज फ्लोटिंग कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? मैनेज फ्लोटिंग गवर्नमेंट इसलिए करती है कि हमेशा गवर्नमेंट का या आरबीआई का हमारी कंट्री में एक डिजायर्ड रेट सेट होता है कि मतलब कि अगर हम डॉलर के एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आरबीआई ने और बैंक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि $1 को हम 88 रुपीज से ऊपर नहीं जाने देंगे, तो वो कोशिश करके किसी भी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को बढ़ाकर या घटाकर इसको रोकने की कोशिश करेगी कि 88 क्रॉस ना करे। जब वो ऐसा करेगी तो समझ लेना क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। कैसे होता है ये? सिंपल, गवर्नमेंट आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जिसकी सप्लाई को बढ़ाकर या घटा करके वो क्या कर सकती है, रेट ऑफ एक्सचेंज को मैनिपुलेट कर सकती है। देखो क्या कहता है, व्हेन इवन व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी कंट्री में रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एट टाइम सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मैनेज, एट टाइम सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मैनेज। गवर्नमेंट हमारी इसको मैनेज करने की कोशिश करती है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा आगे ना चला जाए, या जितना उन्होंने डिजायर्ड रखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो रेट उससे ज्यादा ऊपर ना चला जाए, उसको मैनेज करने के लिए जब रेट ऑफ एक्सचेंज को गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो इसे बोला जाता है डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग। देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन विच देयर इज ओकेजनल intervention by the central bank to intervention by the central bank टू इन्फ्लुएंस रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या कहना चाहता है कि ये होता तो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही है, बट कभी कभी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इस रेट ऑफ एक्सचेंज को इंटरवीन करती है। इट इज ओकेशनल, बार बार हमेशा नहीं होगा। कब किया जाएगा? जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ये क्या हो रहा है, इनके कंट्रोल से ज्यादा बाहर जा रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तब उसको रोकने की कोशिश की जाती है। अच्छा, तब ये होता कैसे? इसको किया जाता है बाय सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, बाय सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। व्हेन एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस, द सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। अब हमने यहाँ पर यूएस डॉलर का एग्जांपल लिया हुआ है। अगर गवर्नमेंट या बैंक चाहता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आरबीआई यूएस डॉलर की सप्लाई को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा देगी, सप्लाई रिलीज कर देगी। मतलब जितनी ज्यादा डॉलर की सप्लाई होगी मार्केट में, जिसकी सप्लाई ज्यादा उसके रेट कम होने लगते हैं। तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से डॉलर के रेट कम हो जाएंगे। डॉलर के रेट कम होंगे तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर गवर्नमेंट कभी चाहेगी कि रेट ऑफ एक्सचेंज को इंक्रीज किया जाए, गवर्नमेंट अगर कभी चाहेगी कि रेट ऑफ एक्सचेंज को इंक्रीज किया जाए, तो हमारी सेंट्रल बैंक क्या करेगी, जो उन्होंने पहले डॉलर की सप्लाई करी हुई थी मार्केट में, उसी डॉलर को दोबारा से क्या करना शुरू कर देगी, वो परचेज करना शुरू कर देगी, सो दैट जो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़े हुए घटे हुए थे वो क्या हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए। सिंपल मीनिंग समझते हैं। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारी सेंट्रल बैंक चाहती है कि रेट ऑफ एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया जाए या डिजायर्ड रेट से ज्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज ना बढ़े या ना घटे, तो हमारा सेंट्रल बैंक खुद मनी सप्लाई, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल करके रेट ऑफ एक्सचेंज को बढ़ाता है, घटाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रेट को रिड्यूस करना है, तो क्या किया जाएगा, सप्लाई रिलीज कर दी जाएगी। फॉरेक्स रिजर्व में जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा होगा उसको मार्केट में सेल करना शुरू कर देंगे। जिस चीज की मार्केट में सप्लाई आएगी, रेट कम होना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा कम हो गया, गवर्नमेंट को लगता है कि रेज करना चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, जो फॉरेक्स पहले वो बेच रहा था अब उसी फॉरेक्स को क्या करना शुरू कर देगा, बाय करना शुरू कर देगा, परचेज करना। जैसे वो परचेज करेगा मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा। इसको ही बोला जाता है मैनेज फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाउ डज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अफेक्ट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी स्टाइल में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर डोमेस्टिक करेंसी हमारी, हाउ डज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, दोनों पॉइंट्स कवर है इसमें। एक, जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, दूसरा जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर। देखो, हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हम मान लेते हैं कि $1 किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर 85 रुपीज का चल रहा है। $1 का प्राइस क्या चल रहा है, 85 रुपीज। अब एप्रिसिएशन कब होगा, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कब होगी, जब मैं बात कर रहा हूँ एप्रिसिएशन की, तो एप्रिसिएशन का मतलब रुपया स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है। अगर $1 ₹80 पर आ जाए, $1 ₹80 पर आ जाए, तो ये समझ लेना डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है। $1 अगर 80 रुपीज पर आ जाए तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट। अच्छा, अब डेप्रिशिएट कब होगी, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें डोमेस्टिक करेंसी की, तो अगर यही $1 आपका ₹88 पर हो गया, सपोज टू बी 85 से 88 हो गया, मतलब $1 के अब हमें पहले से ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे, तो हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है जी, याद रहेगा। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। नो, एप्रिसिएशन के इफेक्ट पड़ते हैं जरा। एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, मतलब अगर मुझे डॉलर परचेज करना है तो मुझे पहले से कम रुपीस देने पड़ेंगे। तो एप्रिसिएशन के बारे में क्या कहता है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंप्लाइज less rupee are required to buy a dollar, accordingly imports are likely to increase। हाँ जी, जब डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होगी, हमारा रुपया स्ट्रांग होगा अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। और जब हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो हम क्या करेंगे, फॉरेन से सामान ज्यादा मंगवाएंगे। समझो, मान लेते हैं $1 पहले 88 रुपीज का चल रहा था, $1 कितने का चल रहा था, 88 का, और अब आपको सिर्फ $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, 80 रुपीज, मतलब कि ₹8 का फायदा पर डॉलर हो रहा है हमें। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फॉरेन से सामान ज्यादा परचेज करेंगे, और जिससे हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और रिवर्स आगे देखे जरा, मोर डॉलर्स आर रिक्वायर्ड टू बाय अ रुपी, मतलब डॉलर सस्ता हो गया। इसका मतलब जब इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो डॉलर की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब फॉरेनर्स को इंडियन रुपी परचेज करने के लिए पहले से ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो जब डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगी, रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज होगा, हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। देन अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, हमारा रुपया कमजोर हो गया। डेप्रिसिएशन का मतलब हमारा रुपी क्या हो गया, कमजोर। तो जब रुपी कमजोर होगा, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या हो गया, मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय अ डॉलर, हमें $1 परचेज करने के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट्स हो जाएंगे डिक्रीज, इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। ऑन दी अदर साइड एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे इंक्रीज। ठीक है जी, तो ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट हो गया। इसको हमने पीछे भी किया डायग्राम के साथ, इसलिए यहाँ शॉर्ट में करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाई डज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल्स व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। देखो सिंपल, डिमांड और प्राइस का रिलेशन तो हमें पता है ना, प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। मतलब अगर पहले $1 ₹80 का था और अब अगर वही $1 85 रुपीज का हो गया, तो क्या हो गया, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी के प्राइसेस बढ़ गए। फॉरेन करेंसी के प्राइसेस बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ता है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम क्यों हो जाती है। जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम क्यों होगी, क्वेश्चन हमारा ये है।
तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। लेट्स सी, फिर भी पढ़ते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। कहता है अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंप्लाइज दैट मोर यूनिट्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी से रुपी आर नीडेड टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। हमने एग्जांपल के तौर पर यूएस डॉलर लिखा हुआ है। अगर एक यूएस डॉलर पहले 80 रुपीज का था, अब वही एक यूएस डॉलर आपका 85 रुपीज का हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें $1 परचेज करने के लिए पहले से ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे, हमारी इंडियन करेंसी की यूनिट पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होता है, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कम कर देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन आ रहा है, विद अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंपोर्ट टेंड्स टू फॉल। अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो हमारी मनी वैल्यू कम हो रही है, इंडियन रुपी की डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हो गया इंडियन रुपी क्या हो गया, उसकी वैल्यू कम होगी। जब हमारी मनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें ना इंपोर्ट्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इंपोर्ट्स हमारे लिए कॉस्टली हो जाएंगे। इंपोर्ट्स कॉस्टली हो गया, इसलिए हम डिमांड नहीं करेंगे फॉरेन करेंसी की। क्यों? क्योंकि अब हमारी कंट्री में इंपोर्ट्स ही कम हो गए हैं। फिर कहता अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी मेक्स ट्रैवलिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोर कॉस्टलियर या मोर एक्सपेंसिव। अगर आप लोग विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आप कब जाना पसंद करेंगे, जिस टाइम हमारी करेंसी स्ट्रांग है। अगर हमारी करेंसी वीक है, डॉलर स्ट्रांग है, मतलब हमें $1 परचेज करने के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अगर फॉरेन घूमने जाना है, ट्रैवलिंग के लिए जाना है, विदेश यात्रा के लिए, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। जब विदेश यात्रा कॉस्टली हो जाएगी तो हो सकता है बहुत सारे लोग प्लान को अपना ड्रॉप कर दे फॉरेन जाने के, या कम खर्चा करे वहां जाकर। तो ऐसे में क्या होगा, जब हमारे ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाती है। देन आता है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। अगर हमारी कंट्री के बिजनेसमैन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, तो ऐसे में उनको विदेशों में इन्वेस्टमेंट करना, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री से बाहर जा रही है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। रीजन भी उनको पहले से ज्यादा इंडियन रुपी की जरूरत होगी फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए भी फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाती है। फिर एक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी टेंड्स टू राइज अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी टेंड्स टू स्ट्रिंग। ऐसे में क्या होगा, लोग जब देखेंगे फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ रहे हैं तो वो उसकी डिमांड को अपने पास होल्ड करके ज्यादा रखेंगे। दैट मीन्स फॉरेन करेंसी को अपने पास संभाल कर ज्यादा रखेंगे, उसे बेचेंगे नहीं, फर्दर और खरीदने की भी कोशिश कोई नहीं करता है। तो बेसिकली पहले 3 पॉइंट करने, उससे ज्यादा नहीं। तो ये तो था फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों कम होती है जब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है। एक रिवर्स क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हो जाए तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और ऐसा क्यों होगा, बिल्कुल इसके रिवर्स पॉइंट है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट आर इट्स फंक्शन। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, हमें वो बताना है। सबसे पहले हम ना मार्केट का मतलब समझते हैं। सबने पढ़ लिया होगा अब तक मार्केट क्या होता है। मार्केट का मतलब किसी जियोग्राफिकल लोकेशन से नहीं होता है। मार्केट एक सिस्टम है या फिर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बायर, किसी भी प्रोडक्ट के बायर एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उस सिस्टम को मार्केट बोला जाता है। जैसे शेयर मार्केट की अगर बात करें तो एक मार्केट हो गया शेयर, जहां पर क्या शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। ठीक है, सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं। डन। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी एक होता है जहां पर फॉरेन करेंसी के बीच में ट्रेड होता है, जहां पर अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं, उस मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को क्या डिफाइन किया हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। एक ऐसा मार्केट जहां पर फॉरेन करेंसीज को सेल और परचेज किया जाता है। इट इज ए सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स, कैसा सिस्टम, जिसके थ्रू बायर और सेलर किसके, फॉरेन करेंसी के, प्रोवाइड फैसिलिटीज इन ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या तो आपस में फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड कर रहे होंगे। इट इज द मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। एक ऐसा मार्केट जहां पर दो अलग अलग कंट्री की करेंसीज को आपस में ट्रेड किया जाता है। तो सिंपली समझते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सा मार्केट हुआ, ऐसा मार्केट जहां पर दो अलग अलग कंट्री की करेंसीज को आपस में सेल परचेज किया जाता है।
दो अलग अलग करेंसी के बायर्स और सेलर्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, उस मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस पढ़ लेते हैं जरा। दो फंक्शन है इसके, तीन फंक्शन सॉरी। पहला ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा क्रेडिट फंक्शन और तीसरा हेजिंग फंक्शन। यहां हेडिंग लिखा है गलती से, दिस इज हेजिंग, HEDGING, हेजिंग फंक्शन। तो पहले हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में और ग्लोबलाइजेशन के टाइम में फॉरेन करेंसी एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी, अलग अलग कंट्री की करेंसीज अलग अलग। तो सिस्टम ऐसा बनाना था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार कर रही है तो फॉरेन करेंसी के आपस में एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सबसे पहला काम होता है ट्रांसफर फंक्शन। और ये कब होता है? जब दो अलग अलग कंट्री के लोग आपस में कोई ट्रेड कर रहे हैं, आपस में कोई व्यापार कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी क्या करती है? परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है? परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करना। समझिए, हम इंडिया में रहते हैं और हमें यूएसए से कुछ सामान मंगवाना है। हम इंडिया से यूएसए से इंडिया में सामान मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करना है। तो अब जब मैं इनको पेमेंट करूंगा तो क्या पेमेंट रुपी में होगी? आंसर इज नो, रुपी में तो पेमेंट होगी नहीं। मुझे क्या देने पड़ेंगे इसको? मुझे डॉलर देने पड़ेंगे। तो पहले मुझे वो डॉलर खरीदने पड़ेंगे और मैं कहां से खरीदूंगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से खरीदूंगा। जब मुझे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रुपया देकर डॉलर मिलेगा, इसी को बोला जाता है ट्रांसफर फंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसफर फंक्शन। चलो पढ़ते हैं जरा इसको डिटेल में। Transfer function, it arises when some transaction between resident of two countries take place. It implies transfer of purchasing power in terms of foreign exchange. ये क्या होता है जी? It implies transfer of purchasing power in terms of foreign exchange across different countries of the world. जैसा इससे पहले मैंने एग्जांपल बताया आपको कि मुझे यूएसए से कुछ सामान परचेज करना, इंपोर्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? रुपए में तो पेमेंट होगी नहीं मेरी कंट्री से यूएसए में, मुझे तो डॉलर चाहिए होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेरी हेल्प करेगा कि मैं अपने रुपए को डॉलर में बदल लूं और इंपोर्ट कर लूं कोई भी सामान वहां से। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रेडिट फंक्शन। जितना भी इंटरनेशनल, पहले इंटरनेशनल से बात बाद में करते हैं, पहले हम नेशनल की बात कर लेते हैं, या हम सिर्फ ट्रेड की बात कर लेते हैं। कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं होता है जहां पर क्रेडिट ना हो, उधार ना हो। बिना उधार के कोई बिजनेस किया ही नहीं जा सकता है। तो क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस को करने में। और जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे तो उसमें तो क्रेडिट फंक्शन और बड़ा हो जाता है। रीजन क्या होता है कि अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो उसकी ट्रांजेक्शन की डील शुरुआत से लेकर डील के कंप्लीट होने तक का ना टाइम बहुत बड़ा होता है। टाइम बहुत बड़ा होता है मतलब आज आपने अगर एक ट्रेड इनिशिएट किया है तो हो सकता है उसकी पेमेंट सेटलमेंट होने में 2 महीना 3 महीना लग जाए। तो इस 2-3 महीने में जो क्रेडिट होगा, उधार गुड्स डिलीवर कर दिए, पैसे आने में टाइम लगेगा, उसको ही क्रेडिट बोला जाएगा। और ये क्रेडिट फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है हमें? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है जिसको बोला जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो ट्रस्ट का काम करवाती है, उधार सेल परचेज का काम करवाती है। देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है इसमें। Like domestic trade, foreign trade is also depends on credit. Foreign exchange market provide for credit in foreign trade transaction. Simple. Foreign exchange का क्या काम होता है? फॉरेन ट्रेड में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। फिर आता है हेजिंग फंक्शन। देखो फॉरेन एक्सचेंज में ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फॉरेन करेंसी हर 4 सेकंड में रेट ऑफ एक्सचेंज बदलती है, हर 4 सेकंड में रेट ऑफ एक्सचेंज बदल जाता है। तो अगर किसी की डील 2 महीने 3 महीने लगने वाली है, आज $1.85 का चल रहा है, अगर 3 महीने बाद उस $1 की वैल्यू कितनी हो सकती है हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है 80 पर आ जाए, हो सकता है 88 पर चला जाए, है ना। तो फ्लक्चुएशन तो बहुत होगी। थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन, जहां इंटरनेशनल ट्रेड में मिलियन बिलियन की डील होती है, तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन किसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा लॉस करवा सकती है। उसी वोलेटिलिटी को कम करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें हेजिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है। देखो, इट एम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में वेरिएशन आता है उसके अगेंस्ट, जो एडवर्स वेरिएशन के जो रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग फंक्शन यूज किया जाता है। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड लॉकिंग सिस्टम फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ विच इज टू बी ओन्ड इन
फ्यूचर, मतलब ट्रेड हमने आज शुरू किया है और पेमेंट हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फ्यूचर में करनी पड़े हमें। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हेजिंग फंक्शन क्या कहता है, रेट को लॉक कर दो। लॉक का मतलब आज जिस रेट पर आप ट्रेड कर रहे हो, डील कर रहे हो, उसी रेट के ऊपर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आपकी ट्रांजेक्शन खत्म होगी, पेमेंट होगी, उस रेट के ऊपर ही कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आपको पता होगा, अगर गोल्ड की कोई ज्वेलरी बनवानी है, आप आज गोल्ड का रेट चेक कर लो और आज जाकर एक अपना एडवांस पेमेंट देकर चले आओ, डिलीवरी आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद मिलनी है। तो गोल्ड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। आज अगर 1 लाख रुपए का 10 ग्राम चल रहा है, तो 10 दिन बाद पता लग रहा है 1,10,000 का हो गया, या हो सकता है 90,000 का हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जिस रेट पर हमने एडवांस या टोकन मनी दी होगी, फाइनल पेमेंट हम उसी रेट पर करते हैं। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी होता है कि अगर फ्यूचर पेमेंट्स करनी है तो उसमें प्राइस को क्या कर दिया जाता है, लॉक। ठीक है जी। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरियस ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऑपरेशंस, दो ऑपरेशंस होते हैं इसमें, एक आता है स्पॉट मार्केट और दूसरा आता है फॉरवर्ड मार्केट। अब बात करते हैं हम स्पॉट मार्केट की। तो स्पॉट मार्केट क्या होती है, इट रेफर्स टू मार्केट वेयर करंट ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस। बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी सेल परचेज की फॉरेन करेंसी के साथ, उसको बोला जाता है स्पॉट मार्केट। द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ जो भी डिमांड एंड सप्लाई चल रही होगी, कौन सा रेट चल रहा होगा, प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब करंट टाइम में जो रेट चल रहा होगा। और जो रेट करंट टाइम में चल रहा होगा, उस रेट को बोला जाता है स्पॉट मार्केट। कहने का मतलब स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट की ट्रांजेक्शन होगी, फ्यूचर की ट्रांजेक्शन नहीं होती है। स्पॉट मार्केट में क्या होती है, सारी की सारी करंट ट्रांजेक्शन होंगी। करंट ट्रांजेक्शन किस रेट पर हो रही होंगी, जो रेट करंटली चल रहा होगा, प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज उस रेट के ऊपर होंगी। और जो रेट करंट मार्केट में चल रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा फंक्शन आता है फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट में जो भी होता है, सारा का सारा फ्यूचर की ट्रांजेक्शन होती है, दैट इज करंट ट्रांजेक्शन एक भी नहीं होगी इसमें। इन फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर एंटर्ड ऑन स्पॉट। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी बन जाएगा स्पॉट में। द प्राइस एट विच द फॉरेन एक्सचेंज विल बी सोल्ड और परचेज इज डिसाइडेड इन एडवांस। हम आज ही डिसाइड कर लेंगे 3 महीने बाद कितने में पेमेंट करनी है, किस रेट में, रेट को लॉक करने वाली बात है, किस रेट में हम ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट करेंगे। पेमेंट विल बी मेड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर, मतलब आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद हमने कब पेमेंट करनी है, वो डेट डिसाइड कर ली जाएगी। द फॉरवर्ड सेलर मे चार्ज अ प्रीमियम और ऑफर अ डिस्काउंट। हो सकता है फॉरवर्ड सेलर क्या चार्ज कर ले आपसे, थोड़ा बहुत प्रीमियम, कि फ्यूचर में रेट ऑफ एक्सचेंज एडवर्स जा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रीमियम रख लिया, या फिर डिस्काउंट। द रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। और जिस रेट के ऊपर फ्यूचर में वो ट्रांजेक्शन हमारी सेटल्ड होगी, उस रेट को क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड रेट, स्पॉट मार्केट में स्पॉट रेट चलता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया खत्म। फॉरेन एक्सचेंज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके साथ आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन मिक्स करके कई बार आता है, तो ये दो चैप्टर एक साथ तैयार करने आपने, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में। थैंक यू सो मच।